नमस्कार दोस्तों। इस समय देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शोर काफ़ी मचा हुआ है और इस यात्रा के ज़रिए कांग्रेस पार्टी ये संदेश भी देना चाहती है कि वो आज भी लोगों से कनेक्ट हो सकती है। साथ ही इस यात्रा के ज़रिए कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस राजनीतिक मकसद से ये यात्रा निकाली गई है, हो सकता है कि उस मकसद को कांग्रेस पार्टी हासिल ही कर ले। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जिन 12 राज्यों से होकर ये यात्रा निकाली जानी है उसमें 321 लोकसभा सीटें आती हैं, यानी कि सीधे तौर पर इन सीटों पर समीकरण साधने की तैयारी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इतनी पुरानी पार्टी को ऐसी यात्रा निकालने की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जोरों पर है। वैसे इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पूरे देश को एक सूत्र में ही पिरोना चाहती है। देखा जाए तो कांग्रेस के लिहाज से वक्त की मांग भी है, क्योंकि 2014 से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर चल रही है, यानी कि केंद्र की सत्ता से बाहर चल रही है। तो ऐसे में ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जनता के बीच में जाने का। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी भी सत्ता से बाहर चल रहे हैं और ये उनको काफ़ी अखरता भी है। ऐसा उनके बयानों में साफ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी यात्रा देश में पहली बार निकाली जा रही है। इससे पहले भी देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कुछ इसी तरीके की पदयात्रा देश भर में शुरू की थी। वैसे चंद्रशेखर 1962 में ही राज्यसभा पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने ये पदयात्रा शुरू की उस समय वो एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष भी थे। शुरुआत में इस पदयात्रा का काफ़ी मजाक बनाया गया, जिसमें उनके पार्टी के लोग ही शामिल थे और ये भी कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर खुद को पार्टी से ऊंचा मानते हैं, इसीलिए वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। लेकिन जो बात वो अपने पार्टी के नेताओं को नहीं समझा पाए, उसे समझाने के लिए वो देश भर में पदयात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा उस समय पानी, कुपोषण और सेहत को लेकर शुरू की गई थी, जो कि आज भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस वक्त चंद्रशेखर की यात्रा के बारे में बात क्यों की जा रही है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपने समय में पदयात्रा निकाली थी, वैसी ही यात्रा मौजूदा समय में राहुल गांधी के जरिए निकाली जा रही है। यही वजह है कि इस समय देश में उन यात्राओं के बारे में भी बात हो रही है जो कभी अलग अलग लोगों के जरिए की गई थी। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से राहुल गांधी की ये यात्रा भारत में फैली असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण के खिलाफ देश को जोड़ने की यात्रा है। हालांकि इस पैदल यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश के केवल 2 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार रह गई है और 2014 से 2022 तक जितने भी लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उनमें से ज़्यादातर चुनाव ऐसे रहे जिनमें पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये दारोमदार है कि वो किस तरीके से अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के सामने एक बेहतर विकल्प के रूप में खुद को पेश किया जा सके। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब ऐसी कोई यात्रा निकाली गई है तब तब उस व्यक्ति या फिर उस राजनीतिक दल को फ़ायदा ही हुआ है। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की, तो ये यात्रा अंग्रेज़ों के खिलाफ निकाली गई एक छोटी यात्रा ज़रूर थी, लेकिन दमदार थी। इस यात्रा के ज़रिए महात्मा गांधी काफ़ी मशहूर भी हुए थे हिंदुस्तान में। साथ ही इस यात्रा के ज़रिए महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भारतीय चेहरा भी बना दिया गया था। उस समय भारत में 1 मन यानी कि 40 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कीमत का कई गुना टैक्स लगा दिया था। इसका विरोध जताते हुए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से 241 किलोमीटर दूर दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। जिस समय महात्मा गांधी ने ये यात्रा शुरू की उस समय उनकी उम्र 61 साल थी और वो रोज़ 24 किलोमीटर चलते थे। हालांकि उनके लिए घोड़े का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन वो इस यात्रा के दौरान एक दिन भी घोड़े पर नहीं बैठे। पैदल चलने की वजह से उनके पैरों में छाले तक पड़ गए थे। राहुल गांधी के मुकाबले महात्मा गांधी की ये यात्रा छोटी ज़रूर थी, लेकिन महात्मा गांधी की इस दांडी यात्रा ने आगे आने वाली पदयात्राओं के लिए सफलता की एक लकीर खींच दी थी। आज जो देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस की माने तो ये देश को जोड़ने वाली यात्रा है। वहीं जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस आज भी शिथिल पड़ी हुई है। ये जो यात्रा इस समय देश में चल रही है, उससे ये उम्मीद जगाई जा रही है कि जो सोई हुई कांग्रेस है उसमें जान फूंकी जा सके। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले उन राज्यों के इलाकों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधे मुकाबले में रहती है, जिनमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के इलाकों में कांग्रेस का संगठन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी की ये यात्रा वक्त की मांग भी साबित हो सकती है,
क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है इस समय बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है और अगर इस यात्रा का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है तो जो मायूस कार्यकर्ता हैं उनमें जोश ज़रूर भर जाएगा। इसके अलावा पार्टी का एक और प्लान है यात्रा करने का, जो कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर गुजरात तक जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे बड़े राज्यों के बड़े इलाके को कवर करने की योजना है। वैसे इस यात्रा के जो असल हीरो हैं वो राहुल गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो लोगों के दिलों में पार्टी के प्रति विश्वास किस तरीके से जगाए, साथ ही लोगों को अपने साथ किस तरीके से जोड़े। वैसे इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। ये यात्रा 150 दिन चलेगी और जम्मू कश्मीर में जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि आखिरकार 2024 में पार्टी को इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, साथ ही राहुल गांधी इससे कितना फ़ायदे में रहे। ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।